हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपकी बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीनों बुकों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। और इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको अपने आप को जांचना है। ठीक है, कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना वीडियो को देखने के बाद कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है, इसके बाद आप एमसीक्यू में जा सकते हैं। तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी चाहिए वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा नामक जो नगर है, इसकी खोज जो है वो कब हुई थी? तो सन 1921 में हुई थी। ठीक है, आप याद रखना, मैं आपको ना जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि हम जल्दी कर लें। आपका रिवीजन का टाइम है, पेपर का टाइम है, तो मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, तो सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1922 में। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि REM व्हीलर, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत कब करवाई थी? तो ये 1946 में करवाई थी इन्होंने। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के जो लोग थे, ये किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए जो खेत के सबूत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के जो उपकरण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ मिलेंगे? सोचो, ये वहीं मिलेंगे जहां पे ये मनके वगैरह बनाने का काम होता होगा। तो ये कहाँ पे होता था? चाहुंदड़ो। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा की लिपि है, जिसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, ये कैसे लिखी जाती थी? ऑप्शन है दाएं से सॉरी बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट, फिर है दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे यानी कि अप से डाउन की तरफ या डाउन से ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो आप सभी जानते हैं ये राइट से लेफ्ट में लिखी जाने वाली लिपि थी, यानी कि अपना बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यही बताना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की करते थे? बिल्कुल करते थे। मातृ देवी की करते थे? यस, उनकी भी पूजा करते थे। शिव की पूजा करते थे? यस, उनकी भी पूजा करते थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी, क्या थी? जल निकास प्रणाली। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली इसकी सबसे अनूठी विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मुहरें जो थी वो किससे बनी थी, किसकी बनी थी? तो जो मुहरें होती थी, ये एक पत्थर होता था सेलखड़ी नामक। ठीक है, सेलखड़ी नामक एक पत्थर होता था, इससे बनाई जाती थी। ठीक है, तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो क्या है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, 2600 BC से लेकर, ठीक है, 1900 BC इसका काल माना गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नहरों के अवशेष मिले हैं, नहरों के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? तो ये शोरतुघई से मिले हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? SN राव। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ थे वो कौन कौन से? तो देखिए, कार्नियल का इस्तेमाल भी किया जाता था मनके बनाने में। ठीक है, और स्फटिक नामक जो पत्थर था इसका भी यूज किया जाता था, जैस्पर का भी यूज किया जाता था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेसोपोटामिया के लेखों में जो मगान शब्द यूज मिलता है, मगान शब्द है, इसका इस्तेमाल मिलता है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, मगान शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता था? तो ये ओमान जो जगह है इसके लिए मगान शब्द यूज करते थे। ठीक है, मगान शब्द किसके लिए यूज करते थे? ओमान के लिए। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट होते थे वो कौन से पत्थर से बनते थे? तो चर्ट नामक जो पत्थर होते थे, ठीक है, याद रखिए, चर्ट नामक पत्थर इससे बनाए जाते थे। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ पे मिले हैं, यानी हल्के मॉडल कहाँ पे मिले हैं? तो ये आपको बनावली में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बनावली हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे कितने कुओं के सबूत मिले हैं, तो 700 के करीब कुएं मिले हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये बी यहाँ पे होना चाहिए था, सी यहाँ पे होना चाहिए था, डी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक बार भूल जाओ, ए बी सी डी सब भूल जाओ, आपके सामने ऑप्शन है 300, 200, 700, 400। तो अपने को आंसर क्या करना है, 700, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाजा पक्षी शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मोर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मोर। मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप ध्यान से देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का यूज किया गया। मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किसको कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो मेलुहा। मेलुहा का मतलब क्या है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता, तो इसको कहा गया है, ठीक है। तो मेलुहा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलाशय के सबूत जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये धौलावीरा से मिले हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक मुलायम पत्थर है, कौन सा मुलायम पत्थर है, बहुत ध्यान से ऑप्शन को देखो। तो तेलखड़ी नामक जो पत्थर था ये काफी मुलायम होता था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आपका, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हो गया वो क्यों हो गया, तो इसके पीछे रीजन बाढ़ भी है, जलवायु परिवर्तन भी माना जाता है, नदियों का मार्ग बदलना भी होता है, उपरोक्त सभी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 1 था ये हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है आपका राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कब प्राप्त करी थी, तो ये 1838 में प्राप्त करी थी, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहले का 1838 यानी कि सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर पेपर में 1830 का दशक ऐसे आ जाए मान लो क्वेश्चन, तब तब आपको दशक पे लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे, तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, ठीक है। तो दूसरे का आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद का आपको जिक्र मिलता है, यानी कि वर्णन मिलता है, तो यहाँ पे 16 महाजनपदों का वर्णन आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन सा था, तो वो था मगध, ठीक है। फोर्थ का हो जाएगा मगध। अगला है कि प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या थी, ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा प्रारंभ में राजगृह थी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बाद में कौन सी हो गई थी, तो बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, ठीक है। तो आपको पहला और बाद का दोनों का आपको याद रखना है, पेपर में जैसे भी पूछे आपसे आप वैसे कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौर्य वंश की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 321 बीसी में हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद करके रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सॉरी ये जो मौर्य साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और इनकी सहायता किसने करी थी, तो सहायता इनकी करी थी चाणक्य ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो उसको इंडिका कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका। मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बताइए निम्न में से किसने अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना करी थी, तो इसकी रचना करी थी कौटिल्य ने। इनको चाणक्य भी कहा जाता है, हो सकता है पेपर में ऑप्शन में आपको चाणक्य मिले, और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में विष्णुगुप्त मिले, ठीक है। तो तीनों नाम आप इनके याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह पहला सम्राट था जिसने प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभ पे लिखवाए थे, तो अशोक वो पहला सम्राट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, इसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाता है, उसको अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो इस समय में जो आरंभिक राज्य और नगर है इनका उदय हुआ था, लोहे का प्रयोग जो था वो बढ़ रहा था, सिक्कों का विकास इसी समय होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगार्की का मतलब होता है समूह का शासन, ठीक है। तो समूह का शासन यहाँ पे, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति शासन नहीं कर रहा है बल्कि एक ग्रुप मिलकर शासन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कलिंग का संबंध किस राज्य से है,
आज के समय में वर्तमान में देखें तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये सोने का पहाड़, इसका मतलब होता है सोने का पहाड़। ठीक है, सोना यानी गोल्ड यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि महामात नाम के जो अधिकारी होते थे, इनका क्या काम होता था? तो ये धम्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि जो ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाने वाला जो भूभाग था, यानी जो भूमि का टुकड़ा होता था, यानी वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उसको अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा अग्रहार। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश की उपाधि लगाई थी। तो ये अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ध्यान से देखिए, तो ये हरिशेन जो है इनके द्वारा रचना की गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो राजा रुद्र दमन जो थे, इनके द्वारा कराई गई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता था? तो श्रेणी जो होता था व्यापारियों का एक ग्रुप होता था, यानी व्यापारियों का संघ होता था। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ डैश है। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो समुद्री यात्रा करता हो, यानी कि इसका मतलब ही समुद्री यात्रा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, महात्मा बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है 25वां, मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि की किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो देखो, एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। ठीक है, एक समिति और 6 उप समिति, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना जो दूसरा चैप्टर था, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे, सीधा सीधा आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन चैप्टर आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पांडव और कौरव के बीच में जो भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण है वो आपको किस में मिलता है? ध्यान से देखिए, आपको देखते ही पता लग जाएगा महाभारत, क्योंकि कौरव और पांडव की बातें जो है आपको महाभारत में ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है डैश राजाओं को उनके मातृ नाम से जाना जाता था, चिन्हित किया जाता था? तो सातवाहन जो शासक है उनको उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनुस्मृति है इसका संकलन जो है वो कब किया गया था? तो ये 200 बीसी से 200 एडी, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौरव और पांडव जो थे वो किस वंश से थे, यानी किस परिवार से थे? तो ये कुरु वंश से रिलेटेड थे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वी एस सुकथांकर जो थे वो कौन थे? तो ये संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। और जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी, ठीक है, ये इसको मतलब पूरा होने में कितने साल लग गए थे? तो आप कहोगे 47 ईयर्स, यानी कि 47 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखो, एक बार ये क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन को देखो। अब मैं एक बार क्वेश्चन चेंज करता हूं, अब यहाँ पे देखो महाभारत के मूल रचयिता कौन थे, समझ गए? अब देखो, जब आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा है साहित्यिक परंपरा, तब आपको क्या करना है? वेद व्यास, यानी कि सी ऑप्शन करना है। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछे कि महाभारत के मूल रचयिता कौन थे, तो आपको भाट सारथी सूत, अब इन दोनों में से मान लो हो सकता है पेपर में केवल एक ही लिखा हो, भाट सारथी या फिर सूत, तो आपको एक ही करना है। अगर दोनों हैं तो फिर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, ये कथन किस चीनी भिक्षु का है? तो फाशियन, जो कि भारत में आया हुआ था, ठीक है, उसने भारत में ये देखा तो उसके बारे में लिखा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में? इसका आंसर हो जाएगा फाशियन। ठीक है, नाम याद रखना। 10th है कि वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर 10th में? तो देखिए, ये व्यापारी के लिए शब्द यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? इसको बहिर्विवाह कहते हैं। अगर कोई गोत्र के अंदर विवाह कर ले तो अंतर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, वैसे गोत्र के अंदर विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता था। ब्राह्मणीय विचारधारा और धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के अनुसार गोत्र के बाहर शादी करना ही उचित माना जाता था। ठीक है, सेम गोत्र में शादी नहीं की जाती। क्वेश्चन है 12, अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी को जो लिखने वाले हैं ये हैं पाणिनि।
और ये जो पाणिनि है इन्होंने लिखा था, और ये किस चीज पे है? ये संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा का ये है व्याकरण, और इसमें 8 अध्याय हैं, इसी के लिए इसका नाम ही पड़ गया अष्टाध्यायी। अष्ट का मतलब 8 और अध्यायी मतलब अध्याय, यानी 8 अध्याय की ये पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देता है? तो देखिए इसमें 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति मिली है। टोटल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, लेकिन उसमें से उत्तम कितने माने गए? 4 को सही माना गया है, जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो सही माना गया है। तो स्वीकृति पूछे तो 8 लिखना है। अगर आपसे ये पूछे कि उसमें से कितने विवाह को उचित माना गया है, तो आपको आंसर में 4 करना है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आंसर बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस उपनिषद से आचार्य और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें कई लोगों को उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है? तो ये बी ऑप्शन है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। आपका क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहन शासक डैश भारत पे शासन करते थे, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ आपको इनका शासन दिखेगा। जब आप मैप देखते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से इनका शासन दिखता है। तो दक्षिण पश्चिम भारत। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है पेपर में ऑप्शन आपको अलग दिखे, तो आप पश्चिम, अगर दक्षिण ना दे रखा हो तो आपको फिर उसमें आप पश्चिम भारत भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दक्षिण पश्चिम दे रखा है तो आपके सामने सी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रत्येक गोत्र जो होता था, गोत्र जो होता था वो एक डैश के नाम पे होता था, ये एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा वैदिक ऋषि। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जय संहिता किसका पुराना नाम था? तो जय संहिता जो है ये महाभारत का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है कि पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, इस तरीके से संपत्ति का जो बंटवारा की व्यवस्था है इसको क्या कहते हैं? इसको पितृवंशिकता कहते हैं, ठीक है, जिसमें पुरुष प्रधान समाज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो कुल शब्द का प्रयोग जो है ये परिवार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, परिवार। नेक्स्ट है कि डैश को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें असंस्कृत भाषी और मलेच्छ समझा जाता था। किसको? जो यायावार पशुपालक होते थे इनको समझा जाता था, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। बीबी लाल को हस्तिनापुर में जब इन्होंने खुदाई करवाई थी तो इनको आबादी के कितने स्तर के बारे में जानकारी मिली थी? तो इनको 5 स्तर के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। चरक संहिता जो है इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होती है, जो दवाइयां होती है, उपचार होता है, उसकी जानकारी मिलती है। मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक जो गांव है इसका उत्खनन जो है किस पुरातत्व वेदा के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25। तो बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर बीबी लाल हो जाएगा, ठीक है। माफ करना, थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा, नहीं तो मैं ये वीडियो कल ही बना देता। क्वेश्चन नंबर 26 है, आख्यान में डैश होता है? आख्यान में क्या होता है? तो आख्यान जब आप देखोगे ये कहानियों का संग्रह होता है, ठीक है, इसमें स्टोरीज होती है, तो कहानी का संग्रह यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अपना जो था ये चैप्टर नंबर 3 था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, यानी बुक 1 का लास्ट चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के यूरोपियों में डैश को लेकर काफी दिलचस्पी थी? तो सांची के स्तूप को लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, ठीक है। अगला है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखा हुआ जो अपना ग्रंथ था वो किसको समर्पित किया था? तो उन्होंने सुल्तान जहां को समर्पित किया था, ठीक है। डैश में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते थे। तो ये जानकारी हमको उपनिषद से पता लगती है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल जो है विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। क्यों? क्योंकि इस समय ईरान में जरतुस्त्र, चाइना में खुंदकस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर बुद्ध जैसे चिंतक का उद्भव होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है?
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका जैन दर्शन। ठीक है, जैन दर्शन जो है, जैन फिलोसफी जो है, इसमें संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना जाता है। ये तो कहते हैं कि पत्थर में, पानी में, हर चीज में प्राण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया? तो वेदों के प्रभुत्व पे महावीर और बुद्ध दोनों ने सवाल उठाया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? 1500 बीसी से 1000 बीसी में। और समकालीन बौद्ध ग्रंथ में हमें कितने संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? तो 64 संप्रदाय का जिक्र हो रखा है। संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग होते थे, उनके नियम, उनके लिए जो नियम होते थे वो किस में होते थे? तो वो विनय पिटक में। यानी विनय पिटक क्या है? एक तरह से आचार्य संहिता है। इसमें क्या होते थे? रूल्स होते थे। उन रूल्स को बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों को फॉलो करना होता था। 11वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? स्वामी ऋषभदेव, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संत चरित्र में कौन सा कथन गलत है? तो देखो, डी कथन गलत है। इसमें देवताओं की जीवनी होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें देवताओं की जीवनी नहीं होती है। इसके अलावा ए बी सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांट दिया और उस पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो ये अशोकावदान जो है, ये ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुंटूर के कमिश्नर ने, गुंटूर के जो कमिश्नर थे, इन्होंने अमरावती की यात्रा करी थी। ठीक है, कब करी थी? तो ये हो जाएगा 1854। बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कैलाशनाथ मंदिर डैश में स्थित है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाले कैलाशनाथ मंदिर की बात चल रही है यहाँ पे। और सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा जो है अशोक के आदेश से डैश संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। तो आजीवक संप्रदाय जो था, इनके लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट के जाना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बौद्ध साहित्य से अनबिग, यानी जो जेम्स फर्गुसन थे, वो बौद्ध साहित्य को बिल्कुल नहीं जानते थे। ये सांची को डैश और डैश का पूजा केंद्र मानते थे। तो ये वृक्ष और सर्प का पूजा केंद्र मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस देश की प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये किसने कहा था? एच कॉल ने कहा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ध्यान से देखिए इसको, 1814 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया था? तो 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक भिल्सा टॉप्स जो है, इसके लेखक कौन है? तो ये कनिंगम है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा कनिंगम। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, इसका प्रकाशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 24, 1878 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है। तो दर्शन शास्त्र से जुड़े विषय आपको अभिधम पिटक में देखने को मिलते हैं। और 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत है? तो वैष्णव संप्रदाय में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना जो बुक 1 का चैप्टर नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे बुक 2 में, यानी कि सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 5 पे। बुक 2 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं और पुरुषों ने डैश से प्रेरित होकर यात्राएं की थी। तो काम की तलाश में भी यात्रा हुई थी, आपदाओं से बचाव के लिए भी यात्रा की गई थी, और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी यात्रा की गई थी। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल बिरूनी जो है वो कब और कहां से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। आपको इतना याद है तो आप देख लो एक बार, किसी भी ऑप्शन में आपको, किसी अन्य ऑप्शन में उज्बेकिस्तान नहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इब्न बतूता कहाँ से आया था और कब आया था? तो ये मोरक्को से आया था। एक बार मोरक्को देखते हैं कहाँ पे है। सी ऑप्शन में आपको मोरक्को दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल बिरूनी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म नाम की जगह थी, वहां पे हुआ था। सॉरी, इसमें ये पूछा हुआ है कि कब हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये नहीं पूछा, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 973 में हुआ था। ठीक है, ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अल बिरूनी ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
और ये जो किताब थी किताबुल हिंद, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये अरबी भाषा में इसकी रचना की गई थी। रिहला नामक जो ग्रंथ है, यात्रा वृत्तांत है, वो किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, यानी कि इब्न बतूता ने रिहला को लिखा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन पुस्तकों की बजाय यात्रा से अर्जित अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था? तो इब्न बतूता हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय विद्वान ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज में विस्तृत विवरण लिखा है? दक्षिण भारत के बारे में लिखा है, ध्यान से देखिए। अल बिरूनी नहीं है, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर भी नहीं है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन, नाइन्थ का, दुआरते बरबोसा, ठीक है, नाम याद रखना। टेंथ है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो ये फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी थी, ठीक है। तो अपना टेंथ का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले में चलते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। अल बुरूनी जो है उज्बेकिस्तान से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मार्को पोलो जो था ये इटली से था। और दुआरते बरबोसा जो है ये यूरोप में दिखते हैं। सी पीटर मुंडी जो है ये है इंग्लैंड से। तो ये दुआरते बरबोसा हो जाएगा पुर्तगाल से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब इसके आंसर को आप जो पेपर में ऐसे नहीं आएगा सीधा ऐसे मैच करो, उसमें आपको ऑप्शन भी दे रखे होंगे ABCD 1 2 3 4 करके, ठीक है, इस तरीके से ABCD करके। तो आपको उसमें पहले से मैच होगा, तो आपको वो पहचान के उसमें टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसने मुगलकालीन शहर को शिविर नगर कहा था, बताया था? तो ये 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांसुआ बर्नियर, ठीक है। फ्रांसुआ बर्नियर ने क्या कहा था? इसको शिविर नगर बताया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने राजकीय भू स्वामित्व को राज्य और उसके निवासी दोनों के लिए खतरा माना था, हानिकारक माना था? तो फ्रांसुआ बर्नियर ने। देखिए एक्चुअली में इसने कहा क्या था, इसका ये कहना था कि जो मुगल साम्राज्य में जो भूमि होती है ना, वो सम्राट के पास होती है, यानी कि राजा के पास होती है, ठीक है, शासक के पास होती है। और निजी स्वामित्व तो यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा कहना था। सम्राट क्या करता था, भूमि को अपने अमीर लोगों में, अपने चेले चपाटों में बांटता था। इस तरीके से किसान के पास ना तो खेती करने के लिए कोई अपनी पर्सनल मतलब अपने नाम की भूमि होती थी, वो दूसरों, ज्यादातर किसानों के पास भूमि ही नहीं थी, ऐसा कहना था उसका। और दूसरा, वो कृषि के लिए इंटरेस्ट भी क्यों रखेंगे जब उनके नाम पे भूमि ही नहीं है? तो ऐसा कहना था इसका, ठीक है। तो फ्रांसुआ बर्नियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने दिल्ली शहर की तुलना दौलताबाद से की थी? तो इब्न बतूता, ठीक है। अगर आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ोगे तो उसने दिल्ली के बारे में जिक्र कर रखा है। दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया है, चमक दमक वाला शहर बताया है, ठीक है। और उसने कंपेयर करा है उसको दौलताबाद से। जाति व्यवस्था में अपवित्रता की धारणा को किसने अस्वीकार किया है? तो ये अल बिरूनी है। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, इसको गलत बताया है, ठीक है। उसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे सूर्य जो होता है वो हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र का में जो नमक होता है वो पानी को स्वच्छ करता है, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप उसको भी याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि अपने लेखन के जरिए निम्न में से कौन सदैव पूर्व की तुलना पश्चिम से करता था? ठीक है, पूर्व की तुलना पश्चिम से, यानी कि जो वो भारत में देखता था उसको कंपेयर कर देता था यूरोप से। कौन करता था? फ्रांसुआ बर्नियर करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर का लेखन कार्य फ्रांस में कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1670-71 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फ्रांसुआ बर्नियर डैश था, वो चिकित्सक भी था, वो राजनीतिक दार्शनिक भी था, वो इतिहासकार भी था, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन एक जिद्दी और हठीला यात्री था? तो इब्न बतूता। क्यों था भाई? क्योंकि इसने बहुत जगहों की यात्रा कर रखी थी, कई सारे देशों में ये घुमा हुआ था, और कई बार ये बीमार हुआ, कई बार ये लुट भी गया, ठीक है, मरते मरते बचा, लेकिन फिर भी यात्रा करता था, तो ये इब्न बतूता है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय ग्रंथ जो थे उसका अनुवाद जो था यूरोपियन जो लैंग्वेज थी उसमें किया था? तो ये जेसुइट रॉबर्टो नोबिली थे। इन्होंने क्या करा था, भारतीय भाषा के जो ग्रंथ थे उसको ट्रांसलेट करा था यूरोपियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने कि नारियल और पान का वर्णन किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो दो प्रकार की डाक व्यवस्था हुआ करती थी भारत में। एक अश्व डाक व्यवस्था थी, दूसरी पैदल डाक व्यवस्था थी, ठीक है। दो प्रकार की कौन कौन सी डाक व्यवस्था थी? एक को कहा जाता था अश्व डाक व्यवस्था, दूसरी को कहा जाता था पैदल, ठीक है। अब ये जो अश्व डाक व्यवस्था है इसको उलुक कहा जाता था, यानी अश्व डाक व्यवस्था जो है ये क्या कहलाती थी? उलुक कहलाती थी, ठीक है। और जो पैदल डाक व्यवस्था थी इसको दावा कहा जाता था। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जो था वो डैश से चिन्हित हो चुका था।
किस चीज से चिन्हित हो चुका था? तो आप उसमें स्तूप भी आपको दिखेंगे, मंदिर भी दिखेंगे, विहार भी दिखेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पुरी जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता डैश को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जो जगन्नाथ थे, भगवान जगन्नाथ, इनको विष्णु के एक स्वरूप के रूप में देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन यानी एक नया आंदोलन का उद्भव होता है। इसका नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया था? ठीक है, कर्नाटक की बात चल रही है तो कर्नाटक यानी बासवन्ना, बासवन्ना। ठीक है, बासवन्ना ने क्या करा था? कर्नाटक में एक नवीन धर्म का की शुरुआत करी थी। ठीक है, जिसको लिंगायत के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण का वर्णन करने के लिए डैश शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने महान और लघु शब्द यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका इन्होंने यूज किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देवी की उपासना डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो सिंदूर से पोते गए पत्थर, यानी पांचवे का आंसर हो जाएगा सिंदूर। छठा है कि देवी की आराधना पद्धति को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको तांत्रिक कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेवंथ है कि निम्नलिखित में से कौन कलाचुरी राजा जो थे उनके दरबार में मंत्री थे? ये साउथ की बात चल रही है, तो ये बासवन्ना थे। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, बासवन्ना हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते हैं? वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते हैं? वो लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिए जो थे वो कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ब्राह्मण, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे यही तो पूजा पाठ कराते थे। ठीक है, तो एक तरफ हो गया भक्त यानी जो पूजा पाठ करवाने वाला होता है, दूसरी तरफ हो गए देवता, और इनके बिचौलिए के रूप में ब्राह्मण काम करते थे। तो 9th का अपना हो जाएगा आंसर ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। धर्म के इतिहासकार जो है वो भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटते हैं? तो ये 2 वर्गों में बांटते हैं। इनके अनुसार वो 2 वर्ग कौन से हैं? तो एक है सगुण, ठीक है, और दूसरा है निर्गुण। आगे चलते हैं। सगुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है, तो इसमें शिव, विष्णु और उनके अवतारों की आराधना की जाती है। ठीक है, की जाती है। देवियों की भी आराधना की जाती है, मूर्त रूप की आराधना की जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि देखो इसमें मूर्त रूप में पूजा होती है, बिल्कुल ठीक है। देवियों की जैसे हमारी पार्वती माँ हो गई, लक्ष्मी माँ हो गई, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। फिर भगवान शिव, विष्णु, उनके अवतारों की पूजा की जाती है, जो कि जिनकी मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे ही सही हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निर्गुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है। तो देखो मूर्ति पूजा नहीं होती है, याद रखना। जो निर्गुण भक्ति होती है इसमें मूर्ति पूजा जो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अमूर्त रूप में जो ईश्वर की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 12वें का ए और सी दोनों। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में हुए थे? तो ये 6ठी शताब्दी में हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु के भक्त होते थे? जो अलवार होते हैं ये भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। निम्न में से कौन शिव के भक्त है? तो जो नैनार होते हैं ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। अलवार और नैनार संतों की रचनाएं डैश जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। तो इनकी रचनाएं जो होती थी उसको वेद के जितना महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, नलगीरा दिव्य प्रबंधनम निम्नलिखित में से किससे है, यानी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो एक बार। तो ये अलवार संत के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो उनका ये काव्य संकलन होता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को तमिल वेद माना जाता है? यानी इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है कि तमिल भाषा का वेद है, और ये हमारे जो हिंदू धर्म में जो वेद होते हैं उसके बराबर ही इसको माना जाता है। ठीक है, तो 18वें का आंसर हो जाएगा नल यीरा दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, अंडाल नामक स्त्री थी, स्वयं को किस किस देवता की प्रेयसी मानकर उन अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी? तो भगवान विष्णु की प्रेयसी मानती थी अपने आप को। ठीक है, प्रेयसी मतलब प्रेमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नैनार स्त्री शिव भक्त ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था? तो ये जो करईकाल अम्मैयार थी इसने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो जो चोल शासक थे, ठीक है, चोला कहा जाता है इनको, तो इन शासकों ने क्या करा था? भूमि वगैरह अनुदान दी थी। ठीक है, धन भी अनुदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से बने हैं? तो देखो चिदम्बरम के मंदिर भी है, तंजावुर के मंदिर भी है, ये जो गंगे कोट चोलपुरम है ये भी है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अलवार और नैनार संत कौन से कृषकों के द्वारा सम्मानित होते थे? तो जो वेल्लाल कृषक थे इनके द्वारा सम्मानित होते थे। तवरम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो इसमें भगवान शिव के भजन है, ठीक है, यानी कि अ, भगवान शिव के भजनों का संकलन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। 25वां है कि किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार समुद्रम सुंदरार की प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो ये हो जाएंगे परांतक प्रथम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए। बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते हैं? इनको लिंगायत भी कहा जाता है, इनको शिव के वीर यानी वीर शैव भी कहा जाता है, ये लिंग धारण करने वाले भी कहलाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव परंपरा से नहीं है? तो ये मृतकों को दफनाते हैं, बिल्कुल दफनाते हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, नहीं करते हैं। लेकिन ये विधवा पुनर्विवाह पे रोक नहीं लगाते, बल्कि ये विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट करते हैं। तो डी ऑप्शन गलत था, यही हमको पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इस्लाम जो है, इस्लाम का जो ज्ञाता होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको उल्मा कहा जाता है। बी हो जाएगा अपना आंसर। अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम बंदरगाहों तक कब आए थे? तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहम्मद बिन कासिम है, ये सिंध को कब जीतकर उसने खलीफा के क्षेत्र में शामिल किया था? ठीक है, तो ये 711 ईस्वी की बात है। या हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पेपर में, याद रखना है। जजिया कर किससे लिया जाता था? जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, ठीक है, उनसे टैक्स लिया जाता था। ये एक तरह से धार्मिक कर है। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में डैश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, किस किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सूफीवाद के लिए? तो आप देखोगे तो आपको तसव्वुफ शब्द मिलेगा, ठीक है, तसव्वुफ। कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, ये क्या कहलाए? ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो। तो ये जो लोग थे सूफी कहलाते थे, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये कहाँ पे है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। और ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये बहुत ज्यादा फेमस है, राजस्थान, अजमेर, ठीक है। ये 35वां क्वेश्चन बिल्कुल याद करके जाना, पेपर में आ सकता है। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि कबीर की वाणी डैश विशिष्ट परंपराओं में इसका संकलन किया गया? तो 3 विशिष्ट परंपराओं में, ठीक है। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु जो थे वो रामानंद है, इनके गुरु। और बाबा गुरु नानक जो है वो डैश भक्ति का प्रचार करते हैं, निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रैदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये किसके गुरु थे? ये मीराबाई के गुरु थे। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ जाए। सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है, तो याद करके जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपका चैप्टर नंबर 7 है इसी बुक का, विजयनगर साम्राज्य वाला, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर का अर्थ क्या है? तो इसको विजय का शहर कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था, ठीक है। और राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो था इसमें विजयनगर की सेना को किन की संयुक्त सेनाओं से हार मिली थी, यानी शिकस्त मिली थी? तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों सेना मिल गई थी, मिल के इन्होंने विजयनगर की सेना पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। न्यायांकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। फारस के शासक के द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रज्जाक जो है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में डैश को देखकर प्रभावित हुए थे। तो जब ये भारत में आए थे तो इन्होंने भारत में जो विजयनगर साम्राज्य में जो किलेबंदी देखी थी, किलेबंदी की तकनीक जो देखी थी, उसको देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अमर नायक कौन होते थे? ये सैनिक कमांडर होते थे, सी हो जाएगा। हम्पी शब्द का आविर्भाव हुआ है किससे, किस नाम से हुआ है? पंपा देवी नाम से हुआ है, ठीक है। तो 7th का पंपा देवी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था? विजयनगर साम्राज्य, इंपॉर्टेंट है। हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो ये कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे, ठीक है। तो कॉलिन मैकेंजी, आपको ऑप्शन में बस एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था? तो ये भी कॉलिन मैकेंजी ही है, ये मानचित्रकार भी थे। और कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ये अभियंता भी थे, यानी ये इंजीनियर भी थे, सर्वे करने वाले व्यक्ति भी थे और मानचित्रकार भी थे, यानी तीनों थे। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था? ठीक है, सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी।
अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? तो ये 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे? तो इसमें आपको दक्कन के सुल्तान देखोगे, आपको ये देखने को मिलेगा, और उड़ीसा के गजपति शासक भी आपको मिलेंगे। ठीक है। मौर्य तो बिल्कुल अलग ही है, ये तो होगा ही नहीं, तो ए और बी आपका दोनों ही ठीक है। हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातन स्थल जो है कब घोषित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद करके जाना है। 1986 आंसर होगा इसका। हाथियों के स्वामी के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? गजपति उनको बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक खुद को क्या कहते थे? तो ये राय कहलवाना पसंद करते थे, राय कहा जाता था। ठीक है। 17वें का हो जाएगा ए ऑप्शन। 18वां है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए फेमस था? तो मसाले के लिए, वस्त्र के लिए, रत्न के लिए, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 उपरोक्त सभी। 19वां है संगम वंश का नियंत्रण कब तक था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये 1485, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां है संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका था? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सुलभ वंश जो थे इन्होंने उखाड़ फेंका था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के समीप कौन सा उपनगर बसाया था? तो ये नगलपुरम हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो थे वो कौन से वंश से थे? ये तुलु वंश से रिलेटेड है। ठीक है। ये जो राक्षसी तांगड़ा युद्ध हुआ था 1565 में, इसमें विजयनगर की सेना का नेतृत्व कौन किसने किया था, यानी कौन लीडर था विजयनगर की सेना का? तो ये राम राय जो थे ये लीडर थे। ठीक है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इसको तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तालीकोटा युद्ध। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नायक से रिलेटेड गलत कथन आपको पहचानना है। ठीक है, नायक से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान से एक बार ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। ये सेना के प्रमुख होते थे। ठीक है, बिल्कुल होते थे। किलों पे नियंत्रण, ठीक है। इनके पास सशस्त्र सेना समर्थक, ये भी ठीक है। ये तमिल नहीं बोलते थे। ठीक है, ये कन्नड़ वगैरह बोलते थे। तो ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों, भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे? बहुत ध्यान से देखिए एक बार ऑप्शन को, तो ये अमर नायक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था? ठीक है, और इसे आज क्या कहा जाता है? 27वां क्वेश्चन। तो इसको कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये संगम वंश के जो शासक थे इन्होंने करवाया था। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानवमी डिब्बा से रिलेटेड नहीं है? ये एक बहुत बड़ा विशालकाय मंच था, बिल्कुल था। यहाँ पे 10 दिन का जो हिंदू त्योहार है दशहरा, ठीक है, ये मनाया जाता था, बिल्कुल मनाया जाता था। यहाँ विजयनगर शासक अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते थे, बिल्कुल करते थे। यानी ए बी सी ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर ए बी सी ठीक है तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। अब बात करेंगे लास्ट चैप्टर यानी कि सेकंड बुक का आखिरी चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत जो हैं वो कौन से हैं? तो इसमें जो मुगल दरबार के जो ग्रंथ हैं या जो दस्तावेज हैं इससे हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी को क्यों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है? ठीक है, क्योंकि इसमें ना अकबर जो है, अकबर के दरबार से रिलेटेड जो जानकारी है वो हमको मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य था कि अकबर के साम्राज्य का खाका यानी कि पूरी जानकारी जो है उसको देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि खुद कास्ट कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो उन्हीं गांवों में रहते हैं और जिनमें उनकी जमीन होती है, यानी कि उनकी जमीन भी उसी गांव में होती है, उसी जगह पे रहते हैं और वहीं पे खेती करते हैं। पाही कास्ट क्या होते हैं? ये दूसरों के गांव में जाते हैं और ठेके पे खेती करते हैं। ठीक है, तो ये अलग है। नेक्स्ट है कि कहाँ पर कपास की खेती बड़े पैमाने पे होती है? तो मध्य भारत और दक्कनी पठार के आसपास ये खेती ज्यादा होती है। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से हैं? इसमें आपके किसान हो जाएंगे, पंचायत हो जाएगी और मुखिया हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पंचायत का सरदार क्या कहलाता है? इसको मुखिया या फिर मुकद्दम कहा जाता है। पंचायत के खर्चे का स्रोत क्या है? ठीक है, पंचायत का जो खर्चा होता है वो कहाँ से पूरा होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो गाँव के लोग होते हैं ना, सभी लोग मिलकर अपना योगदान देते हैं। तो गाँव का जो आम खजाना होता है उसी में से इसका खर्चा जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में महिलाओं को किस काम की इजाजत नहीं थी? तो देखिए, किसान का जो हल होता है उसको छूने चलाने और कुम्हार का जो चाक होता है उसको छूने, क्योंकि
ऐसा माना जाता था कि पीरियड वाले जो दिन होते हैं फीमेल के वो सही नहीं होते, उन दिनों उसको छूने की इजाज़त नहीं होती इनको। बाबर के अनुसार जंगल क्या था? बाबर इसको एक रक्षा कवच के रूप में देखता था जो विद्रोहियों को शरण देने वाली जगह होती थी। आईने अकबरी में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें 5 बार संशोधन किया गया है। अकबरनामा की कितनी जिल्दों में रचना की गई है? तो इसकी जो है इसकी 3 जिल्द है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चैप्टर में डिटेल में कराया हुआ है। आईने अकबरी अकबर के शासन के किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो ये 42वां, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 42वें वर्ष में इसको पूरा किया गया था। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर था, ये चैप्टर है हमारा 8वां, यानी कि सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, ठीक है। अब चलते हैं बुक 3 की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे बुक नंबर 3, और थर्ड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, या फिर आप इसे नोवा चैप्टर कह लो या तीसरी बुक का पहला चैप्टर कह लो। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले डैश में स्थापित हुआ? कहाँ पे आया था भाई? ऑप्शन में है आपके सामने बिहार, बंगाल, मणिपुर, असम। तो आप सभी जानते हैं ये बंगाल में आया था, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था? ठीक है, क्या था ये? ऑप्शन में है शासन के नियम थे, या कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई अधिकार था, या कर व्यवस्था थी, या कोई ब्याज की व्यवस्था थी। तो इसको हम एक टैक्स सिस्टम कहेंगे, यानी कि ये कर व्यवस्था थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये 1793 में लागू किया गया था, ठीक है, 1793 में लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्तंभदारी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग कितने परसेंट से अधिक जमींदारी जो थी वो हस्तांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कार्नवालिस जो थे यही उस समय गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन हो जाएगा। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में किसके लिए होता था? तो रैयत शब्द जो है किसानों के लिए यूज होता था, ठीक है। जमींदार समय पर कर राशि क्यों नहीं चुका पाते थे? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो ये सारे रीजन है क्योंकि भाई शुरू में जो मांगे थी वो बहुत ज़्यादा थी, कृषि उपज की कीमत उस समय बहुत कम होती थी, टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देना सभी बच्चे। आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद मुझे इसका आंसर लिखना है कि सूर्यास्त विधि का क्या मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने कटिंग ले रखी है एनसीईआरटी की, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अमला, अमला किसे कहते हैं? इस पे एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि मैं इसे टाइप करना भूल गया था इसलिए मैंने बाद में कटिंग लगाई है। तो ऑप्शन देख ले, क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी होता था जो कि क्या करता था? टैक्स इकट्ठा करने गांव में आता था, इसको अमला कहा जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए अमला किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन में लिखा होगा जैसे जमींदार का एक कर अधिकारी है, अंग्रेजों का कर अधिकारी है, या और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जमींदार की तरफ से आता था, ठीक है। तो ये आपको अमला याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जमींदार को परेशानी में देख के बहुत खुश होते थे? तो आपको पता है जो जोतदार और मंडल होते थे ये बहुत ज्यादा खुश होते थे जब जमींदार दुखी होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन की 1798 में बर्दवान जिले में राजस्व भुगतान का बकाया से रिलेटेड डैश से अधिक मामले जो थे लंबित थे। कितने मामले लंबित थे? तो इसमें आप ये लगा लो 30,000 से ज्यादा मामले लंबित थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोतदार कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि जोतदार जो होते थे वो किसान होते थे, लेकिन ये धनी किसान थे, ठीक है, ये याद रखना है। तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोतदार जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहाँ पे थे? तो ये उत्तरी बंगाल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये 1813 में आई थी, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ये जो रिपोर्ट है 5वीं रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, इसको किसने बनाया था? तो इसको प्रवर समिति के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये एक चिकित्सक था, ठीक है, चिकित्सक था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया लोग जो हैं वो किस प्रकार की खेती करते थे? तो देखिए ये झूम खेती करते थे, पहाड़ी लोग जो थे वो झूम खेती करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है? तो देखिए शिकार करते थे ये लोग, झूम खेती करते थे, रेशम कीड़े पालते थे, ठीक है, लेकिन ये स्थायी कृषि नहीं करते थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये इनकी विशेषता नहीं है। 19वां क्वेश्चन है कि 1780 के दशक में किसने शांति स्थापित की नीति प्रस्तावित की थी?
तो ये जो ऑगस्टस क्वीनलैंड है इन्होंने की थी, ठीक है। ये क्या थे, ये भागलपुर के कलेक्टर थे। ये चाहते थे कि पहाड़ी लोग इनकी शांति जो नीति है उसको मान ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19वां क्वेश्चन था ये। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं है। संथाल जो थे वो जंगल का सफाया करते थे, ठीक है। इमारती लकड़ी को काटते थे, ये भी ठीक है। स्थायी कृषि करते थे, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है, झूम खेती थोड़ी करते थे। झूम खेती कौन करता था, आप सभी जानते हैं। झूम खेती तो पहाड़ी लोग करते थे, ठीक है। तो यही तो पहचानना था। 21वां क्वेश्चन है कि डैश तक जमीन के एक बड़े इलाके को दामिनी कोह के तहत सीमांकित कर दिया गया था, यानी कि कब तक कर दिया गया था, तो ये 1832 तक कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल लोगों के गांवों की संख्या जो 1838 में सिर्फ 40 थी, वो संख्या बढ़कर 1851 में कहां तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये 1473 तक पहुंच गई, यानी कि पहले जो गांव 40 थे 1838 में, अब ये 1473 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसों को उधार देता था, ठीक है, ब्याज कमाने के लिए। तो ये साहूकार होता था। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई थी, यानी दक्कन की साइड लागू की गई थी, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो था ये कब लाया गया था, तो ये 1820 में लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का 1820 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल की तौर पे आयात की जाने वाली जो कपास थी उसका 3/4, ठीक है, इसका 3/4 भाग जो था वो कहाँ से आता था, तो ये अमेरिका से आता था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ, एक बार देख लो, अमेरिका हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ जो है ये कब बनाया गया था, तो 1857 में बनाया गया था कपास आपूर्ति संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी, तो ये 1859 में बनाई गई थी, ठीक है। 1859 को बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध जो था ये कब छिड़ा था, तो 1861 में छिड़ा था, 1861 में। और आखिरी क्वेश्चन है, दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत जो है वो कब की थी, तो ये 1875 में की थी, ठीक है, 1875। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 9 था ये खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू देखेंगे, विद्रोही और राज्य। जो हमारा 1857 का विद्रोह वाला चैप्टर है ना, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 की दोपहर के बाद छावनी में जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो कहाँ की छावनी से ये शुरुआत होती है, तो मेरठ से होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोहियों के द्वारा सबसे पहले किसे लूटा जाता है, तो विद्रोही जो थे सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पे कब्जा करा, यानी शस्त्रागार को लूटा, ठीक है। थर्ड है कि फिरंगी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फारसी से निकला है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बहादुर शाह जो है ये अंतिम मुगल बादशाह। पांचवा क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी नाना साहिब है उनका संबंध जो है वो किस स्टेट से है, किस जगह से है, सॉरी, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, तो ये कानपुर हो जाएगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है कि आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं सारे ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ, फिर हमें मिलान करना है। नाना साहिब, ठीक है, कानपुर से हैं। और कुंवर सिंह आरा से हैं। वाजिद अली शाह अवध से हैं। बिजरिस कद्र जो है लखनऊ से है, ठीक है। यानी कि ए को 2 से मिलाना है, बी को 1 से मिलाना है, ठीक है, सी को 4 से मिलाना है और डी को 3 से मिलाना है। और आपके पेपर में पहले से ऑप्शन होंगे तो आप वहां से मैच कर सकते हो, मान लो क्वेश्चन आता है तो। आरा जो है आज के समय में कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो ये बिहार में है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया था तो नाना साहिब जो थे वो कहाँ चले गए थे, तो वो नेपाल में चले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि शाहमल ने डैश के बड़ौत परगना के गांव के लोगों को संगठित किया था, तो ये बड़ौत कहाँ का है एरिया, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यानी कि यूपी का है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम नाम की जो जगह है, यहाँ पे आदिवासी काश्तकार था एक व्यक्ति, इसने इलाके के जो कोल आदिवासी थे उनका नेतृत्व संभाला था, उसका नाम था गोनू, ठीक है, गोलू नहीं गोनू, याद रखना। नेक्स्ट है कि विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पे कब पहुंचा था, तो 10 मई को वहां से निकल गए थे, ये तो हमने पढ़ा था। पर दिल्ली कब पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे अगले दिन, यानी कि 11 मई को आप सही आंसर बताओगे, ठीक है, 11 मई, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अवध के कौन से नवाब थे जिनको अंग्रेजों ने ये कह के पद से हटा दिया था कि वो कुशासन, यानी उनका शासन अच्छा नहीं है, ठीक है। एक बार ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए, तो वाजिद अली शाह जो थे ये थे, इनको ये कह के गद्दी से हटा दिया गया था कि अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं।
1857 की क्रांति का तत्कालिक कारक कारण जो है वो आपको क्या लगता है? ध्यान से देखिए, तो चर्बी वाले कारतूस जो थे ये तात्कालिक कारक था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंसा भड़क गई थी। किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? तो अवध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन सी नीतियां लागू की? एक बार आप इसे देखिए और मुझे इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। जो बच्चा कमेंट में आंसर बताएगा वो अपना नेम जरूर लिखे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सती प्रथा जो थी इस पे कब बैन लगाया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। 1829 है। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो उसको रेजिडेंट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? याद रखना, रेजिडेंट कहा जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1851 में किस गवर्नर जनरल ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? ये किसने कहा था? ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ठीक है। ध्यान से ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी। अवध में सहायक संधि जो थोपी गई थी ये कब थोपी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लगता है पेपर में आ सकता है, तो याद करके जाना। 1801 होगा इसका आंसर, ठीक है। सहायक संधि जो थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली। ध्यान से देखिए, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध में एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह 1856-57 में, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अंग्रेज शासन ने 1857 दिसंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काने के लिए कितने पैसे खर्च करे थे? तो इन्होंने 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपीज खर्च कर दिए थे। समूचे उत्तर भारत में, यानी कि पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ जो था ये कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। तो 1857 में हुआ था। अगर मान लो मई महीना पूछ ले तो मई जून में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सी हो जाएगा इसका आंसर। और 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तालुकदारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान से देखिए, इनके पास सैन्य टुकड़ी होती थी, यस होती थी, पहला सही है। इनके पास किले भी थे, ठीक है। इनके इनके अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग कर दी थी, ये भी ठीक है। अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग नहीं की, ये गलत है, ठीक है। सेना भंग कर दी थी, यानी कि डी इसमें हमें पहचानना था। और लास्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के नवाब को ये कह के गद्दी से हटा दिया गया था कि वो अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं अवध के नवाब थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो 1857 के विद्रोह वाला चैप्टर था इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाते हैं। इन क्वेश्चन को याद कर लेना आप सभी। चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबोल्डी जो है इनका संबंध किस देश से है? तो ये इटली से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इटली। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो ये आए थे 1915 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर पहली बार सत्याग्रह या जो अहिंसात्मक विरोध है उसकी अपनी विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया था? तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको सही मिलान करना है। आपके सामने ये नाम है, आपको इनके स्टेट से इनको मिलाना है, ठीक है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये महाराष्ट्र से, यानी कि उस समय में बॉम्बे होता था, बॉम्बे से हैं। और ये जो विपिन चंद्रपाल हैं जो कि बंगाल से हैं, ठीक है। और लाला लाजपत राय जो हैं ये पंजाब से हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना था। सेवंथ पे चलते हैं, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके गुरु थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को 1 साल तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दी थी, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी लेखक ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है? ठीक है, तो लुई फिशर जो है इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु असहयोग आंदोलन से संबंधित है? तो ये सभी हैं, स्कूल कॉलेज ना जाना, न्यायालय ना जाना, कर ना देना, तो ये सब असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के तहत 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? तो उस समय कहा जाता है कि 396 हड़ताल हुई थी, ठीक है, 396। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की जो ये घटना हुई थी ये कब की है? तो ये 1922 की है। और नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था, इसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं। गांधी जी ने जब नमक यात्रा शुरू की थी तो एक अमेरिकी पत्रिका है, मैगजीन है, जिसने उसका खूब मजाक उड़ाया था। तो वो कौन सी पत्रिका है? तो टाइम पत्रिका है, ठीक है, टाइम मैगजीन कहा जाता है इसको।
पहली राष्ट्रवादी गतिविधि आपको बताना है जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो ये नमक यात्रा ही है जिसपे औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन जो थे इनका आयोजन कहाँ पे होता था, तो ये लंदन में कराई जाती थी। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, तो ये पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ये 1930 में हुआ था, नवंबर महीने में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आखिर में हुआ था 1931 में, ठीक है, यानी 1931 के लास्ट टाइम पे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो ये तीसरा बड़ा आंदोलन था, ये 1942 में हुआ था, 1942 में अगस्त में शुरू हुआ था। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी नेता बताना है जो अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे, तो ये जेपी नारायण थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी जो भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में थी, तो लेबर पार्टी जो थी ये भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में आया था 1946 में। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो इनकी हत्या हुई थी 1948 में। और दिन था जनवरी 30, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी। लास्ट चैप्टर है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने सपोर्टिंग से लिए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही थोड़ा अलग है, इसमें स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे जिस तरीके के सपोर्टिंग में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो संविधान है ये कब अस्तित्व में आया था, तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे, तो बी एन राव जो थे, एक बार देखिए ये लास्ट ऑप्शन है बी एन राव, ये सलाहकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को सूत्रबद्ध किया गया था, ये 1949 में हो गया था, तो 1950 तो आएगा ही नहीं, और तीनों ऑप्शन में 1950 दे रखा है, तो आपका तीनों ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो बी आर अम्बेडकर कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। हमारे संविधान को बनाया था संविधान सभा ने, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में जो 300 मेंबर थे वो सभी कहीं ना कहीं मिलकर संविधान ही बना रहे थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। पेपर में आए तो ध्यान से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की गई थी, 16 अगस्त 1946, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संकेतों को पढ़कर सही उत्तर की पहचान करनी है। इनका विचार था कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। इन्होंने कहा था कि खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। अब अगर आप इन दो स्टेटमेंट से पहचान गए हो कि ये कौन है तो आप सही है, वरना फिर आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो जीबी पंत की ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान आधारित है, किस चीज पे आधारित है हमारा संविधान, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसमें देखो हमारा संविधान बन जरूर गया लेकिन इसमें बहुत ज्यादा 50 60 70 बल्कि कहते हैं 75% जो कानून है वो 1935 वाले ही है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कानून थे वही है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई की जो हंसा मेहता समिति है ये किस चीज की है, तो ये महिला जो होती है उनके न्याय की मांग के लिए है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सारे अधिकार ले लिए जाते हैं, एक तरह से इमरजेंसी वाला है, तो इमरजेंसी आर्टिकल 356, ठीक है। 256 बिल्कुल नहीं होगा, 110 बिल्कुल नहीं होगा, तो 356 हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वो भीमराव अंबेडकर लगा देंगे, तो याद रखना भीमराव अंबेडकर आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ये है संविधान सभा के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और ये स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर मान लो पेपर में आ जाए अस्थायी अध्यक्ष बताओ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू जी ने पेश किया था, कब किया था, ये 13 दिसंबर 1946 को, यानी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो तीसरी बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के सबसे प्रबल पक्षधर कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, तो ये बी पोकर बहादुर, ये पृथक निर्वाचिका के सपोर्टर थे। इन्होंने बहुत तेज स्वर में, आप कहो कि मतलब बहुत ताकत के साथ इन्होंने ये कहा था कि इनको अलग से पृथक निर्वाचिका का सिस्टम होना चाहिए, जिसका बाकी सबने विरोध करा था। अगला क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा ये कहा गया था कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या जो है आर्थिक आधार पे की जानी चाहिए, किसने कहा था, ये एन जी रंगा ने कहा था, ठीक है।
इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा में क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो सी को पढ़ो एक बार। राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो लोगों को आसानी से ना समझ आए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सी गलत है, यानी कि गा पॉइंट जो है ये गलत है। तो यहाँ पे अपना ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खत्म हो जाते हैं। और सुबह से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये अब जाके कंप्लीट हुई है गला भी बैठ चुका है मेरा। तो चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।